हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो मेजर एंड इंटीग्रेशन थ्योरी का जो लिबेग इंटीग्रल जो हम थर्ड यूनिट कर रहे हैं, उसमें आज हम टू मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इजी थ्योरम्स हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फटूज लेमा है जिसको हम डिस्कस करेंगे, और फिर लिबेग मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, वेरी इजी रिजल्ट। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि इनमें से आपसे एग्जाम में एक रिजल्ट पूछ ही लिया जाता है। तो बड़े प्यार से करेंगे, आराम से करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल इजी रिजल्ट है, बस हमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए और इजीली हम इन रिजल्ट्स को कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो फटूज लेमा है, इसमें क्या कहा गया है? if fn is a sequence of non-negative measurable functions, fn जो सीक्वेंस है वो हमारी नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शंस की है, एंड fnx converges to fx almost everywhere on a set E, देन हमें प्रूव करना कि जो इंटीग्रल ऑफ f होगा वो लेस देन और इक्वल टू लिमिट इंफीरियर इंटीग्रल ऑफ fn। इस रिजल्ट को प्रूव करना चाहेंगे। और देखें, प्रूफ बिल्कुल इजी है। यहां हमारे पास स्टार्टिंग में ही एक रिजल्ट यूज हो जाता है। यहां हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में fn सीक्वेंस कन्वर्जेस टू f ऑलमोस्ट एवरीवेयर, लेकिन फिर भी हम क्या कह रहे हैं? विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी वी मे अज्यूम दैट सीक्वेंस fn कन्वर्जेस टू f एवरीवेयर ऑन E। स्टेटमेंट में गिवन है ऑलमोस्ट एवरीवेयर, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि हम क्या यूज करेंगे? fn सीक्वेंस कन्वर्जेस टू f एवरीवेयर। ऑलमोस्ट एवरीवेयर का मतलब क्या होता है? ऑलमोस्ट एवरीवेयर का मतलब क्या होता है कि हम ये कह रहे हैं कि ये सीक्वेंस fn सीक्वेंस f पर कन्वर्ज करती है ऑलमोस्ट एवरीवेयर। इसका मतलब जहां ये कन्वर्ज नहीं करेगी, जहां ये सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं करेगी, उसकी जो मेजर होगी वो मेजर इक्वल टू 0 होगी। लेकिन हम यहां जो बात कर रहे हैं वो हम इंटीग्रल की फॉर्म में कर रहे हैं, और हमें पता है कि अगर हम किसी भी सेट के ओवर इंटीग्रल फाइंड आउट करें और उसकी मेजर अगर 0 है तो उसका इंटीग्रेशन 0 होता है। तो इसलिए हम ऑलमोस्ट एवरीवेयर को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं? एवरीवेयर। क्योंकि वो पार्ट जहां इक्वल नहीं होंगे, कन्वर्जेस नहीं होंगे, उस पार्ट की मेजर 0 होगी। तो उस पार्ट के ओवर अगर इंटीग्रल फाइंड आउट करोगे तो इंटीग्रल 0 हो जाएगा। सिंपल रिजल्ट है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि हम क्या यूज करेंगे? fn सीक्वेंस कन्वर्जेस टू f एवरीवेयर ऑन E। क्यों? क्योंकि इंटीग्रल ओवर ए सेट ऑफ मेजर 0 इज ऑलवेज 0। किसी भी सेट की इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं, किसी भी सेट के ओवर, अगर उस सेट की मेजर 0 है तो वो इंटीग्रल 0 होता है। तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे? गिवन तो है स्टेटमेंट में ऑलमोस्ट एवरीवेयर, लेकिन हम क्या कहेंगे? fn कन्वर्जेस टू f एवरीवेयर ऑन E। और अब हम लेट h बी ए बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन। जनरली हमें पता है, लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया है कि अगर नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन गिवन है, नॉन नेगेटिव, तो उसके लिए जो हम फंक्शन कंसीडर करते हैं h, वो कैसा कंसीडर करते हैं? बाउंडेड। बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन h लेस देन और इक्वल टू f लेते हैं, और हमेशा वर्डिंग क्या यूज करते हैं? h वेनिशेस आउटसाइड ए सेट ऑफ फाइनाइट मेजर एंड वेनिश आउटसाइड ए सेट ऑफ फाइनाइट मेजर। जहां भी इस टाइप की स्टेटमेंट ली जाती है वहां हम क्या लेते हैं? h ऐसा बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन है विच वेनिश आउटसाइड ए सेट ऑफ फाइनाइट मेजर। मतलब वो पार्ट, m को भूल जाए, वो e के एलिमेंट जिसके लिए h ऑफ x की वैल्यू नॉन जीरो है, उसकी मेजर अगर फाइंड आउट करेंगे तो वो मेजर हमेशा क्या होगी? फाइनाइट। वो मेजर क्या होगी? फाइनाइट। और जनरली हम क्या करें कि इस सेट को, ये जो सेट है, इस सेट को मैं क्या डिनोट कर रहा हूं? E1। यानी मैं क्या कह रहा हूं कि मेजर ऑफ E1 इज फाइनाइट। मेजर ऑफ E1 इज फाइनाइट। तो h हमने बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन लिया है। हमेशा जब f हमारे पास, ध्यान रखना है, नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन है तो उसके लिए हम h बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन लेते हैं। और जब हम पहले रिजल्ट करते हुए, पहले यहां जो f या fn गिवन होते थे, वो हमारे अगर बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन होते थे तो उनके लिए हम h कहो या फाई और फाई कहो, वो सिंपल फंक्शंस लेते थे। ये पॉइंट ध्यान रखते हैं तो हमारा 50% तो काम हो ही जाता है कि हमारे पास ये नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन है तो यहां हम फंक्शन बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन लेंगे। सिंपल सी बात है। बार बार इस पॉइंट पे इसलिए जोर दे रहा हूं ताकि हमारे पास ये ध्यान ही ना रखना पड़े कि हम h के बारे में क्या कह रहे हैं, क्योंकि नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन का काम कर रहे हैं तो h हमारा क्या है? बाउंडेड मेजरेबल
फंक्शन। और इस सेट को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, ई डैश कह लो, ई डैश से कह लो, E1 कहें, E1 कहें या ई डैश से डिनोट कर लिया। मेजर ऑफ ई डैश जो है वो फाइनाइट है। इस सेट को हमने क्या डिनोट कर लिया, ई डैश। सो नाउ वी डिफाइन ए सीक्वेंस hn ऑफ फंक्शंस। hn सीक्वेंस डिफाइन कर रहे हैं किस वे में, hnx इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ hx है ये, मिनिमम ऑफ hx एंड fnx। hx और fnx फंक्शंस का जो मिनिमम होगा उसको किससे डिनोट कर रहे हैं, hnx से। और जनरली आप यहां से जो लिख रहे हैं वो भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ hn क्या है, बाउंडेड। hn देखो, hn क्या है, बाउंडेड बाय द बाउंड ऑफ h। मतलब जो h की बाउंड होगी, hn की बाउंड भी वही होगी, क्योंकि hn जो है वो क्या है, मिनिमम ऑफ hx एंड fnx। तो hnx की जो वैल्यू आएगी वो या तो hx आएगी, और अगर बाई चांस fnx आती है तो वो तब आएगी जब fnx की वैल्यू hx से कम होगी, क्योंकि hnx क्या है, मिनिमम ऑफ hx एंड fnx। या ये समझ सकते हो यहां से hnx जो है वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू क्या होगा, hx बाई डिफाइनिंग। तो इसका मतलब hnx बाउंडेड होगा और बाई द बाउंड ऑफ h। और साथ में क्या कह रहे हैं, एंड वेनिश आउटसाइड ई डैश, एंड वेनिश आउटसाइड ई डैश। क्यों, क्योंकि ई डैश सेट ऐसा है जहां hx की वैल्यू नॉन जीरो है, और अगर x ई डैश में बिलोंग नहीं करता, x अगर ई डैश में बिलोंग नहीं करता, तो जो हमने डिफाइनिंग ली थी h की, अगर x ई डैश में बिलोंग करता है तो hx की वैल्यू नॉन जीरो थी, और अगर x ई डैश में बिलोंग नहीं करता तो h ऑफ x की जो वैल्यू है वो जीरो है, h ऑफ x की वैल्यू जीरो है। तो यहां से हम क्या कह रहे हैं कि ई डैश का अगर कोई पॉइंट नहीं है तो वहां hnx की वैल्यू भी जीरो होगी। क्यों, क्योंकि अगर ई डैश का पॉइंट नहीं है तो ये तो जीरो हो गया, ये वाली वैल्यू तो जीरो हो गई, fnx है, और fnx हमारे पास क्या है, नॉन नेगेटिव। स्टार्टिंग में स्टेटमेंट में क्या गिवन है, fn हमारे पास देखिए क्या गिवन है, fn इज ए सीक्वेंस ऑफ नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन। तो यहां से अगर ये वैल्यू जीरो है और ये नॉन नेगेटिव है तो उनका मिनिमम क्या होगा, जीरो। तो यानी जो hn हमारे पास डिफाइनिंग है, अगर ई डैश का कोई पॉइंट नहीं है तो वहां hnx भी क्या होगा, जीरो, एंड वेनिश आउटसाइड ई डैश। मोर ओवर, अगर अब हम आप इसमें लिमिट अप्लाई करो, इसमें लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी hnx फाइंड आउट करो, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी मिनिमम ऑफ hx एंड fnx आएगा, और यहां क्या आ जाएगा, लिमिट को अंदर ले जाओ hx, और यहां लिमिट लेके आएंगे तो लिमिट fnx हो जाएगा। और fnx जो सीक्वेंस है, fnx सीक्वेंस fx पर कन्वर्ज करती थी ऑलमोस्ट एवरी ईयर, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी fnx जो है वो f ऑफ x के इक्वल आ जाएगा हमारा। तो और hx और fx में से हमारे पास मिनिमम वैल्यू तो हमेशा क्या रहेगी, hx। क्यों, क्योंकि हमने क्या लिया है, h इज लेस देन और इक्वल टू f, h इज लेस देन और इक्वल टू f लिया है। तो hx और fx का मिनिमम क्या होगा, hx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू e डैश, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू e डैश, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी hnx इज इक्वल टू hx आ गया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू e डैश। और अगर मान लो x e डैश में बिलोंग भी नहीं करता तब भी ये जो वैल्यू थी वो hx के इक्वल ही आती, क्योंकि वो पॉइंट जहां x की वैल्यू x ई डैश में बिलोंग नहीं करेगा तो ये वाला पार्ट जीरो होगा, वो तो जीरो होता है। लेकिन हम यहाँ लिमिट, यानी हमने जो hn सीक्वेंस है फॉर ऑल x के लिए है हमारे पास, तो इसका मतलब hn जो सीक्वेंस है उसको हम क्या कह सकते हैं, यूनिफॉर्मली बाउंडेड सीक्वेंस। hn इज ए यूनिफॉर्मली बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शंस सच दैट hn कन्वर्जेस टू h ऑन e डैश, क्योंकि हम जो e डैश के लिए रिजल्ट यूज करना चाहते हैं, तो यहां से लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी hnx इज इक्वल टू क्या आ गया, hx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू e डैश। तो e डैश के लिए हमने जो लास्ट हमने लेक्चर में एक थ्योरम की थी, लिबेग बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम। तो लिबेग बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम जो थी हमारे पास वो सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शंस के लिए थी, और यहां हमने यहाँ hn सीक्वेंस मेजरेबल, क्वेश्चन में हमारे पास नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शंस के लिए काम है, लेकिन अब हमने यहां से सीक्वेंस किसकी बना ली, बाउंडेड मेजरेबल फंक्शंस की, और उसके लिए हमारे पास रिजल्ट है लिबेग बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम। लिबेग बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम में क्या कहा गया था, लेट fn बी ए सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शंस, fn be a sequence of measurable functions defined on E of finite measure, and suppose that fn is uniformly bounded, bounded है less than or equal to hx था, is bounded, there exists a real number m such that mod fnx is less than or equal to m for all n belongs to n and for all x belongs to E। और साथ में अगर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी fnx is equal to fx है, जैसे यहाँ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी hnx is equal to hx है, for each x in E, वहां हमारे पास ई के प्लेस पर क्या आ गया, ई डैश,
देन हमने क्या कहा था, इंटेग्रल ऑफ एफ ओवर ई इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी इंटेग्रल ऑफ एफ एन ओवर ई। तो ये रिजल्ट यहां हमारे पास जो एच एन सीक्वेंस है उस पर फुलफिल करेगा। तो हम क्या कह पाएंगे, इंटेग्रल ऑफ एच ओवर ई डैश इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी इंटेग्रल ऑफ एच एन ओवर ई डैश, क्योंकि वहां सेट ई डैश ले रहे हैं। तो यानी ये वाला रिजल्ट हमारे पास होल्ड करेगा, किसकी हेल्प से, बाय रिजल्ट कौन सा, बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम। तो बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम से हम ये रिजल्ट ले सकते हैं। तो ये आपके पास ये वाला रिजल्ट आ गया बाय बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम। और अब आपको पता है कि इंटेग्रल ऑफ एच ओवर ई कहें, इंटेग्रल ऑफ एच ओवर ई कहें या इंटेग्रल ऑफ एच ओवर ई डैश कहें। क्यों, क्योंकि इंटेग्रल ऑफ एच ओवर ई जो है, इसको इंटेग्रल ऑफ एच ओवर ई को ई डैश यूनियन ई डैश कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं। ये डैश समझे ना, इवन यूनियन इवन कॉम्प्लीमेंट कह लो, डैश का मतलब कॉम्प्लीमेंट नहीं है। तो ये जो सेट है, ये जो सेट है, इस सेट में तो एच की फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो जीरो होगी, विच वैनिश आउटसाइड जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं ये दोनों डिसजॉइंट है, तो इंटेग्रल ओवर ई डैश प्लस इंटेग्रल ओवर ई डैश कॉम्प्लीमेंट कहूंगा, तो ई डैश कॉम्प्लीमेंट की तो मेजर जीरो होगी। तो इसका मतलब क्या होगा, या ये जो सेट है इसकी मेजर जीरो नहीं होगी, सॉरी, इस सेट के लिए एच की जो वैल्यू है वो जीरो होगी, और इस सेट के लिए ई एच की वैल्यू जीरो आएगी। तो जीरो का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे तो वो जीरो होगा। तो इंटेग्रल ओवर ई कहें या इंटेग्रल ओवर ई डैश कहें, दोनों का मीनिंग सेम होगा। और इसको आप ये वाला पार्ट लिख सकते हो, इंटेग्रल ऑफ एच एन ओवर ई डैश। ये ई डैश है और हमें पता है ई डैश जो है वो ई का सबसेट है, और एच एन लेस देन और इक्वल टू एफ एन था। एच एन हमने जो लिए थे एच एन वो लेस देन और इक्वल टू एफ एन है। तो हम क्या कह सकते हैं, दिस वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू लिमिट इंफीरियर ऑफ इंटेग्रल ऑफ एफ एन ओवर ई। और यहां से जो ये एच है, अब ये एच है मेरा, और इस एच के लिए अगर मैं सुप्रीमम लूं, हमने क्या लिया था, एच इज लेस देन और इक्वल टू एफ, और एच क्या थे, बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन। अगर मैं इंटेग्रल ऑफ एच सुप्रीमम ऑफ एच लेस देन और इक्वल टू एफ लेता हूं, तो ये वाली जो वैल्यू है वो इंटेग्रल ऑफ एफ ओवर ई होता है, बाय डेफिनेशन ऑफ नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन। नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शंस के लिए हमने ये इंटेग्रल इस वे में डिफाइन किया था। तो इसका मतलब ये इंटेग्रल ऑफ एच लेस देन और इक्वल टू लिमिट इंफीरियर के इक्वल है। तो अगर मैं इसमें सुप्रीमम ले दूं, तो इसका जो सुप्रीमम होगा, टेकिंग सुप्रीमम ओवर ऑल एच लेस देन और इक्वल टू एफ, तो ये वाली वैल्यू जब लेस देन और इक्वल टू दिस है, तो यहां अगर मैं इसके साथ सुप्रीमम भी ले लूंगा, तो उस सुप्रीमम को क्या कह पाओगे, इंटेग्रल ऑफ एफ ओवर ई। तो इसका मतलब इंटेग्रल ऑफ एफ ओवर ई इज लेस देन और इक्वल टू लिमिट इंफीरियर ऑफ इंटेग्रल ऑफ एफ एन ओवर ई। और यही रिजल्ट हम प्रूव करना चाहते थे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आगे जो हम रिजल्ट करेंगे मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम और आगे जो रिजल्ट हैं उनमें इस फाटूज लेमा का जो है काफी यूज होता है। और अगर अच्छा लगा हो या आपको, तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें कि आपको कैसा लगा है फाटूज लेमा का प्रूफ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक तो बनता ही है, अंडरस्टूड है। अब तक आई थिंक लाइक कर भी चुके होंगे आप, नहीं किया तो प्लीज लाइक भी करें, अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर करें, उन्हें भी मोटिवेट करें कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखें नेक्स्ट जो हमारे पास रिजल्ट है, ये जो रिजल्ट हमने किया है इससे रिलेटेड कुछ और हमारे पास इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आते हैं, जैसे द इनइक्वालिटी इन फाटूज लेमा मे बी स्ट्रिक्ट। मतलब जब जो भी हमने लिखा था ना, इंटेग्रल ऑफ एफ इज लेस देन और इक्वल टू लिमिट इंफीरियर इंटेग्रल ऑफ एफ एन ओवर ई। ये लेस देन और इक्वल टू है, हम ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि किसी किसी केस में स्ट्रिक्ट हो जाए, मतलब इक्वल का साइन हट जाए। तो मतलब हम एक ऐसा एग्जांपल चाहते हैं जिसमें इंटेग्रल ऑफ एफ स्ट्रिक्टली लेस देन लिमिट इंफीरियर ऑफ इंटेग्रल ऑफ एफ एन हो। तो बड़ा प्यारा रिजल्ट है। द इनइक्वालिटीज इन फाटूज लेमा मे बी स्ट्रिक्ट हो सकती है। स्ट्रिक्टली लेस देन और इक्वल टू जो वर्ड आया उसके प्लेस पे केवल स्ट्रिक्टली लेस देन आ जाए। तो उसके लिए गिव एन एग्जांपल, शो दैट स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी एग्जिस्ट इन फाटूज लेमा। तो इसमें देखिए क्या कह रहे हैं, कंसीडर ए सीक्वेंस, एक एग्जांपल लेना चाहेंगे। fn एक सीक्वेंस डिफाइंड एज ऑन आर, रियल नंबर पे डिफाइंड है। fnx की वैल्यू 1 कहेंगे अगर x इस इंटरवल में बिलोंग करता है, मतलब
n इज लेस देन और इक्वल टू x इज स्ट्रिक्टली लेस देन n प्लस 1 और अदरवाइज fnx की वैल्यू 0। तो ये जो आप देख रहे हो क्लियरली fn जो सीक्वेंस है वो नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शंस की है। मेजरेबल फंक्शंस हैं और नॉन नेगेटिव है क्योंकि या तो वैल्यू 1 होगी या 0 होगी। तो नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शंस हैं डिफाइंड ऑन R एंड नोट दैट कि अगर आप ये जो fnx है इस पर अगर आप लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी अप्लाई करोगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी अप्लाई करोगे इंटीग्रल ऑफ fn, तो वो आपको क्या मिलेगी 0 के इक्वल, क्योंकि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी अप्लाई करोगे तो ये जो पार्ट है ये n से n+1 तक के वाले पार्ट है, n टेंड्स टू इंफिनिटी, अदरवाइज 0 है। n की वैल्यू अगर इंफिनिटी कहोगे तो इसका मतलब अगर x की वैल्यू इंफिनिटी है, अगर x की वैल्यू इंफिनिटी है तभी ये वाली वैल्यू 1 होगी, अदरवाइज हमेशा क्या रहेगी 0। तो वही कह रहे हैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी fn इज इक्वल टू f एंड सो f इज इक्वल टू 0, यानी इंटीग्रल ऑफ f की वैल्यू 0 है, यानी जो ये जिसको हम कहते हैं ना लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी f, तो f की वैल्यू 0 है। तो ये वाला जो पार्ट सोल्व करोगे इंटीग्रल ऑफ f ओवर e अगर सोल्व करोगे, इंटीग्रल ऑफ f ओवर e सोल्व करोगे तो इंटीग्रल ऑफ 0 ओवर e, और 0 का इंटीग्रल तो क्या होगा 0, मतलब ये वाली जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू क्या आ गई 0। राइट साइड की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहिए, लेफ्ट साइड तो क्या आ गया 0। तो क्या कह दिया हमने f की वैल्यू 0 है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी fn f पर अगर कन्वर्ट करती है तो यहाँ f की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब यहाँ इस पर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी अप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगी, और इंटीग्रल ऑफ f ओवर r अगर फाइंड आउट करोगे तो वो क्या आ जाएगा 0। तो लेफ्ट हैंड साइड तो क्या आ गई 0, राइट हैंड साइड देखते हैं 0 से ग्रेटर आएगी, 0 नहीं आएगी, क्योंकि अगर 0 भी आ गई तो वो इक्वल वाला केस हो जाएगा। हम प्रूव करना चाहते हैं स्ट्रिक्ट, तो इसका मतलब जो राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है मेरे पास वो ग्रेटर देन 0 आएगी, 0 नहीं आ सकती। तो अब हम मेरे पास ये जो n2n+1 है वे टोटल रियल नंबर्स हैं, टोटल रियल नंबर में इस सेट को तो मैं E1 से डिनोट कर दूं और रिमेनिंग जो बच गया मान लो ये रियल नंबर है, ये n है, ये n+1 है, तो यहां से लेकर यहां तक वाला जो है इसको तो मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया E1 से, और बाकी जो पार्ट रह गया रियल नंबर का उसको मैंने किससे डिनोट कर दिया E2 से। तो क्या कह रहे हैं लेट E1 इज इक्वल टू इंटरवल फॉर्म n2n+1 एंड E2 इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस। तो जो सेट ऑफ रियल नंबर है इंटीग्रल ऑफ fn ओवर r फाइंड आउट करना है r, तो इस r को मैं क्या लिख सकता हूं E1 यूनियन E2, इंटीग्रल ऑफ fn ओवर E1 इन यूनियन E2, और E1 और E2 क्या है डिसजॉइंट है, तो इसका मतलब इंटीग्रल ऑफ fn ओवर E1 यूनियन E2 को क्या लिख सकते हो इंटीग्रल ऑफ fn ओवर E1 प्लस इंटीग्रल ऑफ fn ओवर E2। और यहां से आप देख रहे हो मैंने इसको E1 कहा है तो इसके लिए तो fnx की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और जो E2 सेट है उसमें fn की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो इसका मतलब यहाँ तो ये जो पार्ट है इसके लिए तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 1 और इसके लिए मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, यानी ये तो क्या होगा इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर E1 प्लस इंटीग्रल ऑफ 0, और इंटीग्रल ऑफ 0 सोल्व करोगे तो क्या आएगा 0, और इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर E1 आपको पता क्या होती है मेजर ऑफ E1, इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर E1 अगर कहोगे, क्योंकि इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर E आप कहते हो तो उसको हम क्या कहते हैं मेजर ऑफ E। तो इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर E1 जो है वो क्या हो जाएगी मेजर ऑफ E1, और मेजर ऑफ E1 क्या है ये इंटरवल है, और इंटरवल की मेजर क्या होती है उस इंटरवल की लेंथ के इक्वल, और इस इंटरवल की जो लेंथ अगर आप देखोगे तो वो लेंथ क्या आएगी 1, तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1, यानी इंटीग्रल ऑफ fn ओवर r हमेशा क्या आ गया 1 आ गया। तो अगर अब आप इस पर लिमिट अप्लाई करोगे तो इंटीग्रल ऑफ fn ओवर r जो है वो 1 आ गया। अगर आप इस पर लिमिट अप्लाई करोगे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी तो भी वो वैल्यू क्या आएगी 1 ऑलवेज। तो इसका मतलब ये वैल्यू तो 0 आई और ये वैल्यू 1 आई, और हमें पता है 0 इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1 होता है, तो ये स्ट्रिक्ट वाला ही पार्ट प्रूव करना था। लिमिट इंटीग्रल ऑफ fn लिमिट इंफीरियर भी कह सकते हो यहाँ, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में जो हमारे पास ये रिजल्ट है उसमें लिमिट इंफीरियर है, और ये जो लिमिट इंफीरियर वर्ड और लिमिट सुपीरियर वर्ड जो है इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बता रहा, क्योंकि आज हमारा लेक्चर पहले ही ज्यादा लेंथी होना वाला है, अप्रोक्सीमेट 45-50 मिनट का तो हो ही जाएगा। तो इसको अगर आप लिमिट इंफीरियर लिमिट सुपीरियर का मीनिंग देखना हो तो हमारा जो मेजर एंड इंटीग्रेशन थ्योरी का जो लेक्चर नंबर 16 है पार्ट 16 उसमें आप देखेंगे तो उसमें आपको इनके बारे में डिटेल में मिल जाएगा। हालांकि इसमें इस तरह हमारा ज्यादा यूज नहीं हो रहा तो इसके बारे में ज्यादा हम टाइम नहीं लगा रहे। तो इसका मतलब यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा एंड वी नो दैट ये जो पार्ट है यही लिखा हुआ है यहाँ कि ये वाली वैल्यू 1 आ जाएगी, ये 0 आ जाएगी, तो 0 इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1, और यही पार्ट हम प्रूव करना चाहते थे
नेक्स्ट रिजल्ट देखें क्या कहा गया है, बड़ा प्यारा रिजल्ट है, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छे रिजल्ट हैं ये। Fatou's lemma need not good unless the functions fn are non negative। अभी हमने जो रिजल्ट किया था Fatou's lemma, उसमें हमने लिया था fn's are non negative। अगर नॉन नेगेटिव है तभी रिजल्ट होल्ड करता है। तो हम एक ऐसा एग्जांपल लेंगे जिसमें फंक्शन fn जो फंक्शन है वो नॉन नेगेटिव नहीं होंगे, तो वो रिजल्ट होल्ड नहीं करेगा। बड़ा प्यारा रिजल्ट बनता है। लेट अस कंसीडर fn फ्रॉम 0 1 टू r, इंटरवल 0 to 1 to r, गिवन बाई fnx की वैल्यू माइनस एन, fnx की वैल्यू माइनस एन अगर x 1/n से 2/n के बीच में लगती करता है। ये जो e1 e2 है अभी इसका कोई वो नहीं है, यानी बाद में हम ये जो सेट है, ये जो इंटरवल है, इस इंटरवल को हम e1 से डिनोट करेंगे जैसे लास्ट एग्जांपल में डिनोट किया था, और इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा अदरवाइज वाला पार्ट उसको e2 से डिनोट करेंगे। अभी चाहे यहां ना लिखें, बाद में हम आगे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। फंक्शन डिफाइन करते हुए हमारा इतना ही है फंक्शन, ये वाला पार्ट है फंक्शन, ये वाला फंक्शन का पार्ट नहीं है। कई बार बच्चे इसको भी अभी से लिखना स्टार्ट करते हैं, बाद में लिख दो कि ये e1 e2 है। तो अगर अब आप लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी, fnx पर लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी अप्लाई करोगे तो इंफिनिटी, देखो ये जो इंटरवल है, इंफिनिटी अप्लाई करोगे तो 1/इंफिनिटी 0 हो जाता है, मतलब x की वैल्यू 0। अगर x की वैल्यू 0 है तो माइनस इंफिनिटी, लेकिन अदरवाइज fnx पर लिमिट अप्लाई करोगे तो वो 0 आएगा। यानी fn जो है कन्वर्जेस टू 0 ऑलमोस्ट एवरीवेयर वाला पार्ट हो जाएगा। fn कन्वर्जेस टू 0 ऑलमोस्ट एवरीवेयर। एक ही तो पॉइंट है जहां fn की वैल्यू 0 नहीं आती, लिमिट जब हम अप्लाई कर रहे हैं, तो fn कन्वर्जेस टू 0 ऑलमोस्ट एवरीवेयर, क्योंकि वो पार्ट जहां कन्वर्ज नहीं करते उस पार्ट की मेजर अगर 0 हो तो ऑलमोस्ट एवरीवेयर वाला पार्ट कहते हैं। तो वही कह दिया, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी fnx इक्वल टू fx, fx मतलब 0 ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1। तो इसका मतलब इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 fx dx, और f की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ 0, f की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और 0 का इंटीग्रेशन 0। तो यही तो रिजल्ट है, इंटीग्रल ऑफ f इज लेस देन और इक्वल टू लिमिट इंफीरियर इंटीग्रल ऑफ fn। हम ये कहना चाह रहे हैं इस केस में ये रिजल्ट होल्ड नहीं करेगा, क्योंकि हमने यहाँ नॉन नेगेटिव नहीं लिए। हम क्या कह रहे हैं कि हमारा जो फटूज लेमा वाला रिजल्ट है वो नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शंस के केस में होल्ड करेगा। तो यहाँ जो हमने फंक्शन लिया वो नॉन नेगेटिव नहीं लिया, नेगेटिव ले लिया, नेगेटिव वैल्यू है f1x f2x f3x फाइंड आउट करोगे तो वो नॉन नेगेटिव है मेरे पास, नॉन सॉरी नेगेटिव वाले हो जाएंगे, नॉन नेगेटिव नहीं है। और नॉन नेगेटिव नहीं है तो उस केस में हम क्या रिजल्ट प्रूव करेंगे कि ये वाला जो रिजल्ट था ये होल्ड नहीं करता। तो ये जो वैल्यू आई, यानी ये तो वैल्यू क्या आ गई 0, लेफ्ट साइड वाला पार्ट तो क्या गया 0, राइट साइड वाला देखते हैं क्या आएगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इंटीग्रल ऑफ fn फ्रॉम 0 to 1 सॉल्व करोगे, और 0 to 1 को हमने ये e1 यूनियन e2 में ब्रेक कर दिया। e1 क्या ले लिया 1/n से 2/n वाला जो इंटरवल है उसको, तो ये इसको हम 0 to 1 को इंटीग्रल और e1 यूनियन e2 कह सकते हैं, और इंटीग्रल अलोंग e1 यूनियन e2 को क्या कह सकते हो, इंटीग्रल ओवर e1 प्लस इंटीग्रल ओवर e2। तो e1 के लिए तो fnx की वैल्यू क्या है माइनस एन, और e2 के लिए e2 अदरवाइज इसकी वैल्यू क्या है 0। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू तो 0 आ जाएगी, ये क्या हो जाएगा माइनस एन, लिमिट क्या हो जाएगी 1/n टू 2/n, और ये माइनस एन कॉन्स्टेंट का काम करेगा, माइनस एन कॉन्स्टेंट का काम करेगा, इनटू क्या होगा मेजर ऑफ E1 कहें, मेजर ऑफ E1 कहें, या आप क्या कह सकते हो माइनस एन इंटू मेजर ऑफ, ये जो इंटरवल बनेगा वो क्या बनेगा 1/n टू 2/n, और 1/n टू 2/n की इंटरवल की मेजर उसकी लेंथ की इक्वल होती है, तो वो कितनी आएगी, अगर इस वैल्यू को सॉल्व करोगे आप, इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो माइनस एन इंटू 1/n, एन से एन कैंसिल हो जाएगा -1। तो यानी ये जो लिमिट के साथ, और इंटीग्रल की वैल्यू -1 है, तो अगर इसकी लिमिट इंफीरियर भी फाइंड आउट करोगे ईच fn के लिए वैल्यू -1 आएगी, तो उनका जो इंफीरियर होगा, लिमिट इंफीरियर होगा, तो वो भी क्या आएगा -1। तो ये वाली वैल्यू 0 और ये वाली वैल्यू -1, 0 इज लेस देन और इक्वल टू -1, नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब जो फटूज लेमा के केस में जो हमने लिया है नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शंस, सीक्वेंस ऑफ नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन, तो वो हमें लेना होगा। तो ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन आ गई इंफीरियर लिमिट से, तो इसका मतलब जो फटूज लेमा वाला रिजल्ट है वो प्रूव नहीं हुआ, क्योंकि हमने यहाँ नेगेटिव सीक्वेंस ऑफ नेगेटिव फंक्शंस ले लिए। नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शंस के केस में फटूज लेमा होल्ड करेगा। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आज का हमारा,
लिबेग मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम, बिल्कुल इजी रिजल्ट है। फटूज लेमा प्रूव करो और यूज करो, आंसर आ गया, कुछ नहीं है। क्या करें, लेट एफ एन बी एन इंक्रीजिंग, वहां हमारे पास फटूज लेमा में हमने केवल नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शंस की सीक्वेंस ली थी, लेकिन अब हम क्या कह रहे हैं कि अगर वो नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शंस की सीक्वेंस इंक्रीजिंग भी है, अगर वो नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शंस की सीक्वेंस इंक्रीजिंग भी है एंड लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एन इज इक्वल टू एफ है, तो हम क्या प्रूव करेंगे कि इंटीग्रल ऑफ एफ ओवर ई इज इक्वल टू लिमिट इंटीग्रल ऑफ एफ एन ओवर ई। वहां स्ट्रिक्टली लेस देन वाला रिजल्ट था, क्योंकि ये गिवन नहीं था, ये वाला पार्ट नहीं गिवन था, ये वाला वर्ड नहीं था। अगर ये वर्ड भी आ गया, इंक्रीजिंग सीक्वेंस भी आ गई, तो ये इक्वल है, हमें ये प्रूव करना है। और इस रिजल्ट का नाम क्या है, मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम। बिल्कुल इस रिजल्ट बाय फटूज लेमा आप प्रूव कर चुके हो। इंटीग्रल ऑफ एफ ओवर ई इज लेस देन और इक्वल टू लिमिट इंफीरियर इंटीग्रल ऑफ एफ एन ओवर ई, ये रिजल्ट आप प्रूव कर चुके हो। लेकिन आपको पता है कि फॉर ईच एन वी हैव एफ एन इज लेस देन और इक्वल टू एफ। क्यों भाई, एफ एन इज लेस देन और इक्वल टू एफ क्यों है, क्योंकि एफ एन क्या है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, एफ एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। और यानी f1 इज लेस देन और इक्वल टू f2 इज लेस देन और इक्वल टू f3 इज लेस देन और इक्वल टू f4 एंड सो ऑन। और f क्या होता है, f क्या होता है, लिमिट एंड टेंड्स टू इंफिनिटी fn, मतलब जो fn है उस पर लिमिट एंड टेंड्स टू इंफिनिटी अप्लाई करते हैं f, मतलब एंड सो ऑन, लास्ट में जाके f आ रहा है हमारे, fn सीक्वेंस कन्वर्जेस टू f है। तो इसका मतलब क्या होगा, ईच fn इज लेस देन और इक्वल टू f। क्यों, क्योंकि fn हमारे पास क्या गिवन है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शंस। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, fn इज लेस देन और इक्वल टू f, और fn इज लेस देन और इक्वल टू f है, तो इसका मतलब इंटीग्रल ऑफ fn लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ f हो जाएगा। और इंटीग्रल ऑफ fn लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ f है, तो इनका जो सुपीरियर होगा, सभी इंटीग्रल ऑफ fn लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ f है, तो इनका जो सुपीरियर होगा, जो इनकी सबसे बड़ी वैल्यू वाला पार्ट भी आएगा, सुपीरियर जो होगा, सुपीरियर लिमिट ऑफ इंटीग्रल ऑफ fn इज लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ f होगा। ये मेरे सेकंड रिजल्ट। तो ये 1 और 2 से आप देखें क्या कह सकते हो, इंटीग्रल ऑफ f इज लेस देन और इक्वल टू, इंटीग्रल ऑफ f इज लेस देन और इक्वल टू लिमिट इंफीरियर, और हमें पता है लिमिट इंफीरियर हमेशा क्या होती है, लेस देन और इक्वल टू लिमिट सुपीरियर। और ये जो लिमिट सुपीरियर है वो हमने यहाँ, ये fn है, और लिमिट सुपीरियर जो है वो हमारे पास सेकंड इक्वेशन से क्या है, लेस देन और इक्वल टू f। और इसका मतलब ये भी इंटीग्रल ऑफ f, ये भी इंटीग्रल ऑफ f। जब पहली और फोर्थ वैल्यू इक्वल है तो ये सारी की सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, इक्वल। और जब सभी वैल्यूज इक्वल हो जाएंगी तो इसका मतलब इंटीग्रल ऑफ f ओवर e इज इक्वल टू लिमिट इंटीग्रल ऑफ fn ओवर e। और यही हम प्रूव करना चाहते थे, मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम। लाइक तो बनता है, कितना प्यारा रिजल्ट है, अब भी लाइक नहीं करोगे तो कब लाइक करोगे। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट है, बड़े प्यारे रिजल्ट हैं जो ये रिमार्क्स में या हम अलग से रिजल्ट देख रहे हैं, इनको जरूर ध्यान से करना चाहिए, ताकि हमें जो थ्योरम्स में कहा गया है स्टेटमेंट में वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है अगर हम इन रिजल्ट्स को देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, शो दैट द मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम नीड नॉट होल्ड गुड फॉर डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस। थ्योरम की स्टेटमेंट में क्या है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन। अगर सीक्वेंस डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो उस केस में ये रिजल्ट होल्ड नहीं करेगा। इसका मतलब इसके लिए हमें एग्जांपल देना होगा, क्योंकि ये रिजल्ट मे और मे नॉट बी वाला हो जाता है। सो कंसीडर ए सीक्वेंस fn of functions defined on R where fnx is equal to 0 if x is less than n and 1 if x is greater than or equal to n। यानी आप देख रहे हो f1 की वैल्यू क्या होगी, 0 if x is less than 1, 1 if x is greater than or equal to 1, f2 is equal to 0 if x is less than 2, 1 if x is greater than or equal to 2, f3 is equal to 0 if x is less than 3, 1 if x is greater than or equal to 3। और क्लियरली नजर आ रहा है ये जो f1 f2 f3 एंड सो ऑन है, ये क्या है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, क्योंकि आप देख रहे हो f1 is less than or equal to f2 less than, f1 is greater than or equal to f2 is greater than or equal to f3 एंड सो ऑन। जैसे जैसे आगे जा रहे हैं वैल्यू कम होती जा रही है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है।
चेक करना चाहो तो कर लेना, बच्चों वाला पार्ट है ये तो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। और इस केस में हम प्रूव करना चाहेंगे कि जो मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम है वो होल्ड नहीं करेगी। सो क्लियरली Fn इज ए डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नॉन नेगेटिव, पॉजिटिव वैल्यू भी आ रही है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शंस कन्वर्जिंग टू जीरो। अगर आप इस पर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी अप्लाई करते हो, n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो इसका मतलब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Fn x इज इक्वल टू क्या लिखता है, जीरो इफ x इज लेस देन इंफिनिटी। अगर x लेस देन इंफिनिटी है तो Fn x की वैल्यू हमेशा जीरो है, तो इसका मतलब कन्वर्जिंग टू जीरो फंक्शन f जीरो पर कन्वर्ज करेगी। तो इसका मतलब इंटीग्रल ऑफ, इंटीग्रल ये कहो, या इसका मतलब इंटीग्रल ऑफ f ओवर r, क्योंकि हम जो फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं ऑन r डिफाइन कर रहे हैं, ऑन ऑल रियल नंबर। कई बार देखते हैं ना -1 to 1 या 0 to 1 का इंटरवल होता है, यहाँ वहां हमने फंक्शन कहां डिफाइन किया होता है, 0 to 1 में डिफाइन किया होता है, तो इंटरवल फ्रॉम 0 to 1 लेते हैं। यहाँ ऑन ऑल रियल नंबर है तो इंटीग्रल ऑफ f ओवर r, लेकिन यहाँ f की वैल्यू क्या है, ये जो फंक्शन f है, इस फंक्शन f की वैल्यू क्या है, जीरो। Fn सीक्वेंस कन्वर्जेस टू जीरो है, तो जीरो है, तो इसका मतलब जीरो है, तो इसका मतलब यहाँ आप क्या पुट करोगे, जीरो, और जीरो का इंटीग्रेशन क्या होगा, जीरो। तो यानी जो हमारे पास रिजल्ट था, रिजल्ट क्या था मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम में, रिजल्ट क्या था, इंटीग्रल ऑफ f ओवर e इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी इंटीग्रल ऑफ Fn ओवर e। तो यहां से जो ये है इंटीग्रल ऑफ f, मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट तो मेरे पास क्या आ गया, ये वाला जो पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड जो है, लेफ्ट हैंड साइड तो मेरे पास क्या आ गई, जीरो। राइट हैंड साइड देखते हैं क्या आएगी, जीरो नहीं आएगी, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब राइट हैंड साइड के लिए क्या सोल्व करोगे, इंटीग्रल ऑफ Fn ओवर r, r मतलब माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, लेकिन ये लेस देन n और ग्रेटर देन और इक्वल टू n है, तो इसको हम इंटीग्रल जो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी है, इसको लेस देन n और ग्रेटर देन और इक्वल टू n में रिप्लेस करेंगे, तो इसको इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी को माइनस इंफिनिटी टू n प्लस n टू इंफिनिटी, और माइनस इंफिनिटी टू n मतलब लेस देन n, लेस देन n के लिए वैल्यू क्या है, जीरो, मतलब ये वाला पार्ट तो क्या हो जाएगा, जीरो, और यहाँ Fn x की वैल्यू क्या है, 1, यहाँ क्या पुट करेंगे, 1, तो ये वाला इंटीग्रल तो क्या हो जाएगा, जीरो, और इंटीग्रल ऑफ 1 लिमिट है n टू इंफिनिटी, इंटीग्रल ऑफ 1 मतलब मेजर ऑफ e जैसे कहते हो, इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर e मेजर, इसकी मेजर मतलब इस इंटरवल की लेंथ, और इस इंटरवल की लेंथ क्या है, इन्फिनिटी। तो इसका मतलब ये जो इंटीग्रल है, पहले चाहते तो पहले इसको इन्फिनिटी लिख सकते, अच्छा विदाउट लिमिट है, यहाँ ये हमने लिमिट यूज नहीं की अभी, तो विदाउट लिमिट है, तो पहले मैं इसको एक बार इसको ही क्या कह सकता हूं, दिस इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी ये जीरो आया, ये 1 आएगा, इसका इंटीग्रल सोल्व करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा, और अब अगर मैं इस पर लिमिट अप्लाई करूं n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और इस पर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, जीरो, राइट हैंड साइड क्या है, इन्फिनिटी, इक्वल नहीं है, और इक्वल नहीं है किस केस में, जब हमने Fn जो सीक्वेंस लिए फंक्शंस की वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन लिया। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती थी, थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती थी, इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन, यानी मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम होल्ड्स कब करती है, जब हम इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शंस लेते हैं। तो ये बड़ा प्यारा रिजल्ट था, और अब इससे रिलेटेड ये सिंपल सा रिजल्ट है, वैसे तो अपने आप कर सकते हो, लेट un बी ए सीक्वेंस ऑफ नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शंस एंड लेट f इज इक्वल टू सीरीज की फॉर्म में दे दिया, समेशन un n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी को f कह दिया, तो ये कह रहे हैं कि इंटीग्रल ऑफ f इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ un और समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, वही पार्ट है, बस यहाँ सीरीज की फॉर्म में, समेशन की फॉर्म में आ गया। तो अगर मैं ui i इज इक्वल टू 1 टू n को fn कह देता हूं, इसका मतलब f1 इज इक्वल टू u1, f2 इज इक्वल टू u1 प्लस u2, f3 इज इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस u3, fn इज इक्वल टू क्या कह दिया, समेशन ui i इज इक्वल टू 1 टू n, और un सीक्वेंस नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शंस की है, नॉन नेगेटिव है, तो ये u1 है, ये u1 प्लस u2 है, ये u1 प्लस u2 प्लस u3 है, तो क्लियरली क्या नजर आ रहा है कि ये जो fn सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस किसकी हो जाएगी, इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शंस। तो fn सीक्वेंस किसकी है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शंस। अब तो कुछ रहा ही नहीं, मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी fn अगर कहोगे, इस पर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी fn यानी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी यानी समेशन un n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, और वो किसके इक्वल गिवन है, f के इक्वल,
यानी जो ये एफ एन सीक्वेंस है, एफ एन सीक्वेंस वो किस पर कन्वर्ज करती है, एफ पर। एफ एन सीक्वेंस कन्वर्जेस टू एफ है और साथ में एफ एन सीक्वेंसेस की है नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शंस की, तो आप क्या यूज कर सकते हो, मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम। सो वी हैव किससे, बाय मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम, इंटीग्रल ऑफ एफ इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी इंटीग्रल ऑफ एफ एन, यानी इंटीग्रल ऑफ समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू एन यू आई। और ये जो यू आई है, यू आई, ये यू आई क्या है, नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शंस। और नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शंस के लिए, नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शंस के लिए आप प्रूव कर चुके हो कि अगर f प्लस जी है तो उसको आप इंटीग्रल ऑफ f प्लस इंटीग्रल ऑफ g लिख सकते हो, अलग अलग का इंटीग्रल लिख सकते हो। तो वही वाला पार्ट ये समेशन है, इसको हमें, यानी ये वाला पार्ट क्या है, u1 प्लस u2 प्लस सो ऑन un, यानी ओवरऑल कहने का मतलब क्या है कि समेशन को मैं इस इंटीग्रल के बाहर लेके आ सकता हूं बाय प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन। तो यही वही वाला रिजल्ट जो मैंने कहा वही यूज करते हैं। तो इसका मतलब ये जो था मेरे पास, ये जो इंटीग्रल था, इंटीग्रल ऑफ समेशन यू आई, इंटीग्रल ऑफ u1 प्लस u2 प्लस ऑन un, और इसको क्या लिख सकते हो, इंटीग्रल ऑफ u1 इंटीग्रल ऑफ u2 प्लस ऑन इंटीग्रल ऑफ un, और ये जो पार्ट है इसको क्या लिख सकते हो, समेशन इंटीग्रल ऑफ ui i इज इक्वल टू 1 टू n। मतलब केवल क्या कहा है कि ये जो समेशन है इसको हम इंटीग्रल के आउटसाइड ले, और अब क्या था, इंटीग्रल ऑफ f इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी, ये जो था इंटीग्रल ऑफ f इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी, इस समेशन को बाहर ले आए, इस समेशन को बाहर ले आए, और ये n टेंड्स टू इंफिनिटी है, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ ui i इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, किसके इक्वल है, इंटीग्रल ऑफ f के इक्वल। और यही वाला पार्ट हम प्रूव करना चाहते थे, बिल्कुल इजी रिजल्ट। इसी वे में नेक्स्ट जो रिजल्ट है सेम पैटर्न पे रिजल्ट है, बस यहां हमने क्या कह दिया, लेट f बी ए नॉन नेगेटिव फंक्शन एंड ei, ध्यान दे डिसजॉइंट सीक्वेंस है, ei डिसजॉइंट सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल सेट्स, और इनकी जो यूनियन होगी, यूनियन ऑफ ei, अगर वो e के इक्वल है तो हम क्या करें कि इंटीग्रल ऑफ f ओवर e इज इक्वल टू समेशन इंटीग्रल ऑफ f ओवर ei। अगर ये ei डिसजॉइंट है तब, क्योंकि डिसजॉइंट के केस में हमें, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन के केस में हमें एक रिजल्ट पता था, काई a यूनियन b इज इक्वल टू काई a प्लस काई b, हमने इसको प्रूव भी करके दिखाया था कि अगर डिसजॉइंट है तब ये रिजल्ट होल्ड करता है, अदरवाइज ये रिजल्ट होल्ड नहीं करता। इसीलिए यहां हमारे पास जो ये रिजल्ट है वो किसके लिए है, ei डिसजॉइंट सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल सेट्स। सो लेट fi इज इक्वल टू, fi हमने क्या ले लिया, f फंक्शन था, उसकी हेल्प से fi क्या ले लिया, f इंटू काई ei, fi इज इक्वल टू क्या ले लिया, f इंटू काई ei, देन ईच fi इज नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन, क्योंकि f नॉन नेगेटिव है, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन की वैल्यू या तो 1 होती है या 0 होती है, तो ईच fi भी क्या हो जाएंगे, नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन। आल्सो f काई e अगर कहते हो, f काई e अगर कहते हो तो इसको आप क्या कह सकते हो, f काई यूनियन ऑफ ei, काई यूनियन ऑफ ei, और यूनियन ऑफ ei जो है, और e1 e2 e3 सारे के सारे डिसजॉइंट है, तो इसको क्या सकते हो, f इंटू क्या हो जाएगा, काई e1 प्लस काई e2, इस रिजल्ट से प्लस सो ऑन, यानी समेशन f काई ei, और f काई ei को हमने क्या कहा है, fi, यानी ये जो पार्ट है वो मेरे पास क्या हो गया, समेशन fi, ये मेरे पास क्या हो गया, समेशन fi। और अभी हमने जो रिजल्ट किया है उसके अकॉर्डिंग, लास्ट जो रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग, un सीक्वेंस ऑफ नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शंस हैं, un सीक्वेंस ऑफ नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शंस हैं, और f इज इक्वल टू समेशन un है, n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, देन ये रिजल्ट होल्ड करता है, इंटीग्रल ऑफ f इज इक्वल टू दिस। ये रिजल्ट पुट कर देंगे, आंसर आ गया, इंटीग्रल ऑफ f काई ei इज इक्वल टू समेशन इंटीग्रल ऑफ fi, और समेशन इंटीग्रल ऑफ fi में समेशन इंटीग्रल ऑफ fi जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, f काई ei, जो फर्स्ट सेकंड लेक्चर था हमारा उसमें हमने ये इंटीग्रल इस फॉर्म में, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन की फॉर्म में डिफाइन किया, जिसको हम f इंटू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ei लिख सकते हैं। और इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो पार्ट है इसको क्या कह सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ f ओवर e, और ये वाला पार्ट क्या हो गया, समेशन इंटीग्रल ऑफ f काई ei है, इसको क्या कह सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ f ओवर ei, क्योंकि हमने वहां पहले डिफाइन किया था इंटीग्रल ऑफ f काई e अगर है तो उसको हम इंटीग्रल ऑफ f ओवर
ई कह सकते हैं। इंटीग्रल ऑफ एफ का ई आई को हम क्या कह सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ एफ ओवर ई। तो उसकी हेल्प से हमारे पास ये रिजल्ट आ जाता है। तो बिल्कुल सिंपल रिजल्ट है, कर सकते हो आप। नेक्स्ट जो रिजल्ट है, इजी रिजल्ट है, और ये जो हमने फटूज लेमा किया उसकी जनरलाइजेशन है। क्या कह रहे हैं, प्रूव दैट इफ एफ एन इज ए सीक्वेंस ऑफ नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शंस डिफाइंड ऑन ई, देन इंटीग्रल ऑफ लिमिट इंफीरियर एफ एन इज लेस देन और इक्वल टू, ये लिमिट आउटसाइड आ जाएगी, इंटीग्रल ऑफ एफ एन फॉर लिमिट इंफीरियर, लिमिट इंफीरियर ऑफ इंटीग्रल ऑफ एफ एन। मतलब इस इंफीरियर लिमिट को हम आउटसाइड की फॉर्म में, मतलब इंटरचेंज वाला जो पार्ट आता है उस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, लेकिन लेस देन और इक्वल टू साइन के साथ, कि इंटीग्रल ऑफ लिमिट इंफीरियर ऑफ एफ एन इज लेस देन और इक्वल टू लिमिट इंफीरियर ऑफ इंटीग्रल ऑफ एफ एन। दिस इज जनरलाइजेशन ऑफ फटूज लेमा जो हमने किया था। तो उसके लिए हम क्या करें, फॉर ईच इंटीजर एन, ईच इंटीजर एन के लिए डिफाइन करें एच एन इज इक्वल टू, एच एन अपनी तरफ से फंक्शन क्या, ये जो एफ के तो है ही हमारे पास गिवन है नॉन नेगेटिव सीक्वेंस, उस एफ के ग्रेटर देन और इक्वल टू एन का इनफिमम, यानी एच एन। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं H1 कहता हूं, H1, तो वो क्या होगा, इनफिमम ऑफ एफ के सच दैट के इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। H2 इज इक्वल टू इनफिमम ऑफ एफ के सच दैट के ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। H3 इज इक्वल टू इनफिमम ऑफ एफ के सच दैट के ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो यहां से आप देख रहे हो कि जो HN सीक्वेंस है, यहां से जो आप देख रहे हो HN जो सीक्वेंस है वो हमारी मेजरेबल है, और साथ में यहां से क्लियर हो रहा है कि जो गिवन है तो HN इनफिमम ऑफ एफ के है, तो इसका मतलब HN जो है वो लेस देन और इक्वल टू एफ के होगा फॉर ऑल के ग्रेटर देन और इक्वल टू एन के लिए। HN इज लेस देन और इक्वल टू एफ एन, और साथ में हमारे पास HN क्या है, मेजरेबल फंक्शंस भी हैं। तो इसका मतलब HN लेस देन और इक्वल टू एफ के है, तो क्या क्या पाओगे, इंटीग्रल ऑफ HN इज लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ के फॉर ऑल के ग्रेटर देन और इक्वल टू एन। और अब इसमें जब ये वाली वैल्यू से लेस देन और इक्वल टू है, तो इनकी जो लिमिट इंफीरियर होगी, इनकी जो लिमिट इंफीरियर होगी वो भी इस रिजल्ट को सेटिस्फाई करेगी कि इंटीग्रल ऑफ HN इज लेस देन और इक्वल टू लिमिट इंफीरियर ऑफ इंटीग्रल ऑफ एफ के फॉर ऑल एन वाला जो पार्ट है वो हो जाएगा हमारे पास। और आल्सो हमारे पास HN जो है वो क्या है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ, ये H1, ये H2, ये H3, अगर ये देखें यहाँ k ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 की इनफिमम है, ये k ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 की इनफिमम है, इसके लिए सबसे छोटी वैल्यू, फिर इसके लिए सबसे छोटी वैल्यू, और क्लियरली जो देख रहे हो ये इंक्रीजिंग है हमारे पास। यहाँ हमें सबसे छोटी वैल्यू k ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए लेना है, यहाँ k ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए, यहाँ जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी वो इसके कंपेरेटिव छोटी होगी, ये वैल्यू कम होगी, ये उससे ज्यादा होगी, ये उससे ज्यादा हो सकती है, तो यानी ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है हमारी। So HN is an increasing sequence और converges to H, where H जो है वो क्या हो जाएगा, लिमिट इंफीरियर ऑफ FN, जो डिफाइनिंग है उसके अकॉर्डिंग अगर लिमिट अप्लाई करोगे तो लिमिट इंफीरियर जो है तो FN जो है वो H के इक्वल होगी। तो सो बाय मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम, जो भी हमने मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम की है, क्या FN बी एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस, FN बी एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शंस, और HN भी क्या है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शंस, and let f is equal to limit fn, तो then integral of f is equal to limit integral of fn। तो इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग ये वाला जो पार्ट है, यहां से ये वाला जो पार्ट है, इसको आप क्या कह सकते हो, लिमिट इंफीरियर इंटीग्रल h जो है, इंटीग्रल ऑफ h को हम ये लिख सकते हैं लिमिट इंफीरियर hn, और h जो है ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या कह सकते हैं, इस रिजल्ट से इसको क्या कह सकते हैं, लिमिट इंटीग्रल ऑफ HN। और लिमिट इंटीग्रल ऑफ HN जो है वो हमने लास्ट स्लाइड में क्या कहा, दिस वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू लिमिट इंफीरियर ऑफ इंटीग्रल ऑफ FN, और यही हम प्रूव करना चाहते थे। दिस वैल्यू ये HN नहीं है, सॉरी यहाँ HN नहीं है, FN था, लिमिट FN, ये जो पार्ट है लिमिट FN जो है उसको हम इंटीग्रल ऑफ H कह सकते हैं, और वो जो पार्ट है उसके अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ लिमिट इंफीरियर ऑफ FN इज लेस देन और इक्वल टू लिमिट इंफीरियर ऑफ इंटीग्रल ऑफ FN, और यही हम प्रूव करना चाहते थे।
ये जो रिमार्क है इसका जो यूज है वो हम नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम करते हैं। बड़ा ही अच्छा रिजल्ट है जिसकी हम आगे का जो लेक्चर है उसको हम करेंगे। अनलाइक द कन्वेंशन इन केस ऑफ रीमान इंटीग्रल, रीमान इंटीग्रल में हम क्या कहते हैं कि वी नो एक्नॉलेज इन्फिनिटी एज पॉसिबल वैल्यू ऑफ लिवेग इंटीग्रल। रीमान इंटीग्रल में वैल्यू इनफाइनाइट नहीं आती, फाइनाइट वैल्यू आती है, लेकिन लिवेग के केस में वैल्यू इनफाइनाइट भी आ सकती है, फाइनाइट भी आ सकती है। लेकिन वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि इनफाइनाइट के केस की बजाय अगर इंटीग्रल की वैल्यू फाइनाइट है तो उसको हम क्या कहते हैं, लिवेग इंटीग्रल। तो वही वाली बात करें, इट इज नेसेसरी टू डिस्टिंग्विश लिवेग इंटीग्रल हैविंग फाइनाइट एंड इनफाइनाइट वैल्यूज। तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज हम इतना ही करते हैं। तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक तो बनता ही है, और आई होप कि अब तक आप लाइक कर भी चुके होंगे। अपने फ्रेंड सर्कल में भी वीडियो को शेयर करें, उन्हें भी मोटिवेट करें कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।